Assalamu alaikum everyone. I am Javira Tariq and you watching my channel Makeup by Twinies. जैसा आपको पता है कि मैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई हूँ। आज एग्जैक्टली 2 वीक्स हुए हैं मुझे यहाँ शिफ्ट हुए हुए और मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट आई हूँ। और आज तक इतनी रिक्वेस्ट मुझे किसी वीडियो की नहीं आई जितनी इस वीडियो की आई कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने अपनी यहाँ की पीआर किस तरह की या आप अपनी पीआर किस तरह कर सकते हैं। So let's get started. Before I actually start the video, excuse the bad lighting and the fact कि आपको मेरी रज़ाई नज़र आ रही है and all that, क्योंकि या एंगल वीडियो का अच्छा नहीं है। दिस इज़ ऑल बिकॉज मैं अभी यहाँ रिसेंटली आई हूँ और मेरे पास अभी राइट इक्विपमेंट्स नहीं है ये वीडियो शूट करने के लिए। बट इतनी ज़्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट थी दैट आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम एंड आई वांटेड टू शूट इट। और यहाँ आज जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी है और इनफैक्ट इस वक्त रेन हो रही है। सो बस मैंने सोचा कि इसको मज़ीद डिले करने से बेहतर है कि मैं ये वीडियो बना लूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पर वैसे तो बहुत तरह के वीज़े हैं, लाइक आप स्टूडेंट वीज़े पे भी आ सकते हैं, आप टेम्परेरी वीज़े पे आ सकते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए आ सकते हैं। उसमें आई थिंक 2 या 3 इयर्स आप यहाँ रह सकते हैं। और इसी तरह इनके पास एक वर्क वीज़ा होता है जो मुझे नहीं उसका नंबर नहीं पता, बट कुछ एक वर्क वीज़ा भी होता है इनका। सो देर आर मल्टीपल वेज के जिनसे आप आ सकते हैं, बट मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू डू इट, बट उससे अब मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट आई हूँ। सो इट इज़ लाइक जस्ट लाइक एनी सिटीजन हु लिव्स हियर, वो ये इसी तरह का वीज़ा है। द ओनली डिफरेंस इज आई कैन नॉट वोट एंड दे कैन वोट। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड अ सिटीजन हेयर। सो परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा यहाँ पे जितने मेरे दोस्त अहबाब रहते हैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, और जो आपके भी रहते होंगे आई एम श्योर, कोई कजन्स या कोई कोई जानने वाले, वो भी आपको यही बोलेंगे कि भाई परमानेंट रेजिडेंट आओ, बिकॉज यहाँ पर सबसे बेस्ट वीज़ा ही यही है कि आप परमानेंट रेजिडेंट आए। नाउ परमानेंट मैंने क्योंकि परमानेंट रेजिडेंट ही अप्लाई किया है तो आई ओनली हैव नॉलेज अबाउट दैट। अगर आप मुझसे बाकी कोई भी वीज़ा पूछेंगे तो आई एम श्योर आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, क्योंकि मैंने वो कभी अप्लाई नहीं किया, मुझे उसके बारे में नहीं पता। पर अगर आप परमानेंट वीज़ा एप्लीकेंट बनना चाहते हैं और आप यहाँ परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ हाउ यू शुड गो अबाउट इट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपनी पॉइंट्स कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट कैलकुलेटर आपको, अच्छा मैं जितने लिंक्स होंगे ना मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो यू गाइस विल हैव ऑल द लिंक्स, यू विल बी एबल टू क्लिक देम डायरेक्टली एंड गो टू द पेज। सो पॉइंट कैलकुलेशन आपको सबसे पहले अपनी करनी होती है। द मिनिमम पॉइंट रिक्वायरमेंट इज 65। इससे कम पे आप एलिजिबल नहीं होते अप्लाई करने के लिए। ना पॉइंट्स किन किन चीज़ों के बनते हैं? आपके प्रोफेशन के बनते हैं, लाइक आप किस प्रोफेशन में हैं, आपकी एजुकेशन के बनते हैं, आपकी इंग्लिश के बनते हैं, आपके सिंगल या मैरिड होने के बनते हैं, और आपकी एज के बनते हैं, तो आपकी इंग्लिश के बनते हैं। इस तरह से करके आपके पास इसके अलावा भी जैसे नाटी का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, अगर आप वो एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। अच्छा, लेकिन पॉइंट्स कैलकुलेशन में ये चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज है, अब एज के डिफरेंट स्लॉट्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि यहाँ से यहाँ तक की एज होगी तो इतने पॉइंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक की एज होगी तो इतने पॉइंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक की एज होगी तो इतने पॉइंट्स हैं। एक सर्टेन टाइम पे पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं, बट आफ्टर 40 द पॉइंट्स स्टार्ट टू डिक्लाइन। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, इसी तरह सेम गोज फॉर द इंग्लिश एग्ज़ाम, क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो उसमें आप कितने बैंड्स लेके आ रहे हैं उससे आपके पॉइंट्स कम या ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेस देन 7 बैंड्स आप लेके आते हैं, क्योंकि 6.5 या 6 पे आप एलिजिबल तो हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए 190 वीज़ा। अभी बताती हूँ कि 190 वीज़ा भी क्या होता है। लेकिन उससे आपको पॉइंट्स नहीं मिलते। पॉइंट्स मिलते हैं आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं इफ़ यू हैव 7 बैंड्स ईच। ईच मतलब राइटिंग में भी 7, लिसनिंग में भी 7, स्पीकिंग में भी 7 और रीडिंग। तो सब में आपको 7 ईच चाहिए होते हैं, देन यू गेट 10 पॉइंट्स। अगर आप हर एक में 8 ईच ले आएंगे तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। तो इसी तरह आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। ठीक है, 8 और 9 बैंड्स दोनों पे आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है आप 8 लाएँ या 9 बैंड्स ईच ले आएँ। लेकिन इससे कम अगर आप लाते हैं तो 10, और उससे कम लाते हैं तो 0 पॉइंट्स। इसी तरह आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स हैं। नाउ इफ़ यूर अ बैचलर्स आपने किया हुआ है, या इफ़ यू've डन योर मास्टर्स या एमफिल,
तो आपको सेम पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक दे डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन बैचलर्स एंड मास्टर्स, बट अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह जब आपकी जो जॉब है उसको कितना अरसा हो गया, अगर 3 साल हैं तो उसके 3 या उससे कम साल हैं तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर 3 to 5 years हैं तो आपको उससे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, अगर 5 to 8 हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं, नहीं 5 to 8 पे और ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, और 8+ अगर आपके ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल वो है, क्या बोलना चाहिए, आपका आपका जॉब का टाइम है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो फिर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह हर चीज़ के पॉइंट्स उन्होंने डिवाइड किए हैं। सो इसलिए यू हैव टू गो एंड कैलकुलेट योर पॉइंट्स थ्रू द कैलकुलेटर दैट आई एम going to link in the, you will see the link in the bio, I mean in the description। तो वहाँ से आप जो है वो लिंक खोल के और अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें कि आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। यू नीड 65 पॉइंट्स मिनिमम। तो एक तो आपका ये काम हो गया। दूसरा काम आपको करना होता है ये कि आपने ये देखना होता है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं क्या उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं। नाउ वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अनदर लिंक। वहाँ वो लिंक जो है वो आपको लेके जाएगा SOL, विच मीन्स स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो बेसिकली एक ऐसी लिस्ट है जो ऑस्ट्रेलिया हर साल नई जारी करता है, और वो आती है ऑलमोस्ट मिड ऑफ द ईयर आती है, आई थिंक जुलाई अगस्त में वो आती है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, यानी कि 1 जुलाई अगस्त से आती है और अगले जून में वो ख़त्म हो जाती है। सो इस तरह ये मिड ऑफ द ईयर से बेसिकली अपना ईयर चला रहे होते हैं। तो अगर आप इस साल की फॉर एग्जांपल लिस्ट ढूंढते हैं तो आपको मिलेगी, क्योंकि अभी जून नहीं आया है, तो आपको लिस्ट मिलेगी SOL 2023-2024 वाली। लेकिन जुलाई एंड अगस्त में अगर आप ढूंढेंगे तो फिर आपको मिलेगी लिस्ट SOL 2024 एंड 2025 वाली, ठीक है। तो ये आपको इस तरह उनकी लिस्ट ढूंढनी होती है। नाउ दिस लिस्ट हैज़ अ बिग नंबर ऑफ occupations. The last time I checked was when I was still in Pakistan. अपने कज़न के लिए मैं देख रही थी, तो आई स्टिल रिमेंबर देयर वर 6,749 ऑक्यूपेशंस उस लिस्ट के अंदर थे, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका कौन सा ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन कौन सी लिस्ट, मतलब किस नाम के साथ बिल्कुल ठीक परफेक्ट बैठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑप्शन था कि या तो मैं डेंटिस्ट्री चूज़ कर लूँ एज माई ऑक्यूपेशन, या मैं चूज़ कर लूँ यूनिवर्सिटी लेक्चरर, बिकॉज यू गाइज नो दैट आई यूज टू वर्क इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो मुझे ये पता था कि मेरे पास ये 2 ऑप्शन हैं, और यूनिवर्सिटी लेक्चरर में भी आई हैड 2 ऑप्शंस कि मैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर ले लूँ या यूनिवर्सिटी ट्यूटर ले लूँ। इस तरह मेरे पास 3 ऑप्शंस थे कि मैं तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक चूज़ कर लूँ फॉर माई ऑक्यूपेशन, और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना पूरा केस प्रिपेयर करूँ। अच्छा ये भी बता दूँ कि इट डज़ नॉट मैटर टू देम कि आपका लाइक क्वालिफिकेशन क्या है और आप जॉब क्या कर रहे हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। आपकी क्वालिफिकेशन इज़ अ सेपरेट थिंग और आप वर्क क्या कर रहे हैं वो एक सेपरेट थिंग है। या हमारे यहाँ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कम है, हम जो पढ़ते हैं हम वही उसी फील्ड में चले जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है आप उसी फील्ड में काम करेंगे, तो यहाँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये बताने का मकसद क्या हुआ कि अगर आप बेशक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप जो हैं वो डेंटिस्ट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइक अगर आप क्वालिफ़िकेशन से डेंटिस्ट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑक्यूपेशन भी डेंटिस्ट्री ही हो। आप अपना कोई और ऑक्यूपेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आ सकते हैं। नाउ व्हेन आई से दिस, तो एक बात ये है कि अगर तो आप किसी भी तरह के हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप नर्स हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़ाहिर है लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। बिना लाइसेंस के आप यहाँ काम, फार्मासिस्ट हैं आप लाइसेंस के बगैर यहाँ पे उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं जब तक यहाँ का लाइसेंस का एग्ज़ाम नहीं निकालूंगी डेंटिस्ट्री का, तब तक मैं यहाँ एज अ डेंटिस्ट के ऑक्यूपेशन पे अप्लाई नहीं कर सकती थी ना। इन चीज़ों की फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। अब चाहे आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या रहे हैं और आप एज अ फार्मासिस्ट यहाँ आना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। बट इसमें इस तरह होता है कि अगर फीस उसकी बेशक ज़्यादा है लेकिन 100% एक तो आपका होगा और बहुत जल्दी होगा। द आपने मैं आई हैव सीन पीपल जिन्होंने अपना डेंटिस्ट्री का या फार्मेसी का एग्ज़ाम निकाला एंड 3 मंथ्स में उनकी इमिग्रेशन हुई है यहाँ पे। नर्सिंग, उन्होंने अपने नर्सिंग के एग्ज़ाम्स निकाले हैं, वो नर्स थे और उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स निकाले यहाँ के नर्सिंग के,
और 3 महीने में 4 महीने में उनकी इमिग्रेशन हो गई। तो दिस इज़ अ फास्टर पाथ इफ़ यू आर अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। लेकिन अगर आप इस पाथ पे नहीं जाना चाहते, जैसे कि मैं नहीं गई इसलिए क्योंकि मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो द अदर वे इज़ फाइंड ऑक्यूपेशन फ्रॉम द लिस्ट that suits your that matches with your whatever you're doing, and then उसको ही आप लेके अपना केस आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब इसमें आपने एक ऑक्यूप अच्छा ये भी आप कर सकते हैं कि आप चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन करें। अगर अभी आप इस फॉर एग्जांपल आप ऐसे हैं कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं डेंटिस्ट भी हूं, मैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर भी हूं, लेकिन वो फॉर एग्जांपल मैं अगर सिर्फ डेंटिस्ट होती, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मैं तो बता रही हूँ कि भाई ये तो एग्ज़ाम महंगा है, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करना, फिर उसको देना, इट्स डिफ़िकल्ट। तो अगर आपको लगता है कि, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मैं इनका एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मैं इनके पास इनके मुल्क में ही कमाऊँ और फिर अपना एग्ज़ाम दूँ। डॉलर में कमा के डॉलर में एग्ज़ाम देना मुश्किल नहीं है जब, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ में कमा के डॉलर में एग्ज़ाम देना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज ऑफ फील्ड अभी भी कर सकते हैं। अभी भी जो ऑक्यूपेशंस उन्होंने लिस्ट में दिए हैं, आप पिक वन जो आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल स्कूल टीचर, आपको लगता है कि मैं स्कूल टीचिंग की जॉब कर सकती हूँ, स्विच टू दैट। आप स्कूल टीचिंग की जॉब करें, 1 साल कर लें, 1 साल करके फिर अप्लाई कर लें। तो जब आप 1 साल जॉब, इवन 6 मंथ्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकते, बस आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 3 इयर्स की जॉब से पहले आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे उसके, लेकिन आप अपना प्रोफेशन ज़रूर शो कर सकते हैं। अगर पॉइंट्स यहाँ से कम हो जाएँ तो आप इंग्लिश के एग्ज़ाम से ज़्यादा पॉइंट्स उठा लें। तो पॉइंट्स तो आपके बिल्डअप हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके स्पाउस से भी आपके पॉइंट्स बिल्डअप होते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप अपना प्रोफेशन आज भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू थिंक कि आपको डेंटिस्ट्री की या फार्मेसी की या ये वाली फील्ड पे नहीं आना, क्योंकि वो महंगी है या वो बहुत लंबा पाथ लग रहा है आपको या वॉटेवर। क्योंकि ज़ाहिर है आप उसका पार्ट 1 का एग्ज़ाम देते हैं, फिर पार्ट 2 का एग्ज़ाम देते हैं, फिर वहाँ पे इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट इट कि आप कोई भी और प्रोफेशन पे स्विच कर जाएँ जो लिस्ट के अंदर मौजूद है, और ये देख लें कि उसके अंदर प्रीवियसली पिछले कुछ सालों में वहाँ उसमें कितने पॉइंट्स पे लोगों का की इमिग्रेशन हुई है। जैसे कि यूनिवर्सिटी लेक्चरर की इमिग्रेशन 75 पॉइंट्स पे इजीली हो जाती है, ठीक है, मेरे 75 पॉइंट्स से मेरी इजीली हो गई, ठीक है। तो अगर आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं इतने उस प्रोफेशन में कि जो आसान है बनाने, तो आई वुड सजेस्ट यू स्विच टू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक शेफ़ भी यहाँ पर अगर आप शेफ़ बन के आते हैं तो उसकी भी इमिग्रेशन होती है, शेफ़ का भी प्रोफेशन लिस्ट में है। तो आप इस तरह किसी भी एक प्रोफेशन में शिफ्ट कर जाएँ, और शेफ़ के मेरा ख्याल है कोर्सेज़ भी शायद विद इन 1 ईयर या 6 मंथ्स हो जाते हैं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे इसके बारे में। आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज़ एन एग्जांपल कि आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपना प्रोफेशन चेंज करें, वो प्रोफेशन पिक करें जो लिस्ट के अंदर मौजूद है, एंड देन मेक योर केस। थोड़ी-थोड़ी धूप आना शुरू हुई है, सो मे बी कुछ रोशनी बेहतर हो जाए इधर कमरे में। अच्छा, तो अब आपके पास ये मैंने बता दिया आपको कि आप अपना प्रोफ़ेशन किस तरह चूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो काम आपको करना है, वो ये कि जो प्रोफ़ेशन आपका है, जो भी आप प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे अपने लिए यूनिवर्सिटी लेक्चरर चूज़ किया था, तो यूनिवर्सिटी लेक्चरर जहाँ लिखा हुआ होगा ना, उसके आगे एक पूरी इतनी लंबी लिस्ट होगी, उसमें ये लिखा हुआ होगा कि आप कौन-कौन सा वीज़ा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, आप उसको उसके लिए कौन-कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द वीज़ा दैट आई अप्लाइड वाज़ 190 एंड 189। अब 190 और 189 क्या है? कुछ लोग उसको रीजनल एंड कल मुझे किसी ने बोला है ये कि रीजनल एंड ओवरसीज़, नो, दीज़ आर कॉल्ड स्टेट डिपेंडेंट और स्टेट इंडिपेंडेंट वीज़ा। अब ये क्या होते हैं? ये दोनों ही 190 भी आपका परमानेंट रेज़िडेंट वीज़ा है और 189 भी आपका परमानेंट रेज़िडेंट वीज़ा है। पर इसमें क्या फ़र्क है? 190 स्टेट डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, जैसे कि एनएसडब्ल्यू स्टेट है, फिर एक आपके पास विक्टोरिया स्टेट है, मैं विक्टोरिया में रहती हूँ। एनएसडब्ल्यू जो है वो बेसिकली सिडनी है, फिर इसी तरह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह अलग-अलग जगह हैं। तो आप इन सब जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी हैं 190, व्हिच मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑन योर ओन तो 75 पॉइंट्स ले लिए। अगर आप 190 वीज़ा अप्लाई करते हैं एंड आपको वहाँ से इनवाइट आता है, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे उस स्टेट के भी, तो आपके पॉइंट्स हो जाएँगे 80, ठीक है? तो लेकिन उसमें ये होता है कि यू विल हैव टू गो एंड लिव इन दैट स्टेट ओनली, ठीक है? हालाँकि ये भी मैं बता दूँ अभी कि ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं उस स्टेट के अंदर, वो ले लेते हैं वहाँ का वीज़ा,
पर वहाँ बस जाते नहीं हैं, वहाँ रहते नहीं हैं और कहीं और चले जाते हैं जहाँ उनको रहना होता है। बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू जो जो हमने वो देखी है, जो यहाँ का पैटर्न है, द पैटर्न इज़ कि बेसिकली इट्स योर मॉरल ऑब्लिगेशन कि आप उस स्टेट में रहें, बट इट इज़ नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जितना मैंने अभी तक देखा है कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अगर आप नहीं भी रहते वहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली जब आप अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई करेंगे तो वो ये नहीं देखते। दिस इज़ व्हाट आई हैव कम टू नो टिल नाउ। पर क्योंकि मेरा 190 वीज़ा नहीं है तो ये चीज़ मे बी आपको, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू इट। आई वुड सजेस्ट यू कि हाँ भाई, जिस स्टेट का आपको मिला है आप उसी स्टेट में जाके रह लें। 4 इयर्स रहना है एंड दैट्स इट। ठीक है, बट 190 वीज़ा आपको 5 पॉइंट्स देता है और उसमें ये कहलाता है स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा। क्यों? क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में रहना है। द अदर वन इज़ 189 व्हिच आई गॉट। दिस इज़ स्टेट इंडिपेंडेंट वीज़ा। इसका मतलब है कि अब मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ चाहे जाके रहूँ और जिधर जाके रहूँगी वहाँ ही अ, वो मेरा डे टुवर्ड्स माय सिटीज़नशिप काउंट हो रहा होता है। तो बेसिकली क्या है, ये आपको जब वीज़ा देते हैं तो आपको करना क्या है, सिटीज़नशिप लेने के लिए यानी कि पासपोर्ट लेने के लिए, कि आपको 4 ईयर ऑस्ट्रेलिया में गुज़ारने हैं स्ट्रेट। अगर आप 4 ईयर स्ट्रेट गुज़ारेंगे तो एट बाय द एंड ऑफ द 4th ईयर यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीज़नशिप। लेकिन अगर आप बीच में कहीं चले जाते हैं, लेट्स सपोज़ मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे पाकिस्तान जाना है, तो जो मैं जाऊँगी और वापस आऊँगी तो आई विल हैव टू सर्व 1 मोर ईयर। तो 5 इयर्स मुझे यहाँ टोटल गुज़ारने पड़ेंगे, तो मैं 5 साल के बाद एलिजिबल होंगी। फिर इससे मसला नहीं है, आप मल्टीपल टाइम्स जा सकते हैं बाहर। और आई थिंक हर टाइम पे 3 वीक्स, 4 वीक्स, 3 वीक्स शायद के लिए रुक सकते हैं। वो आपके वीज़े में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अच्छा, जहाँ साइड में ये लिखा हुआ होता है कि आपने कौन-सा वीज़ा अप्लाई किया है, उसी के साइड में एक ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिखा होगा। दैट ऑर्गेनाइज़ेशन इज़ वेयर यू हैव टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स। और वो आप उनकी वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ से आपको पता लगेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, क्या-क्या चीज़ की उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आप वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और उससे आपकी असेसमेंट होती है। तो वो असेस करते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन को, आपके प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस को, इन चीज़ों को वो असेस करते हैं और उसके अगेंस्ट वो लिख के भेजते हैं कि भाई जैसे जैसे मेरा था, विटासिस ने को भेजे थे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स। विटासिस एक ऑर्गेनाइज़ेशन है यहाँ पे, जो कि यूनिवर्सिटी लेक्चरार और पता नहीं और भी बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स हैं जिनको वो असेस करती है। सो इट वाज़ यूनिवर्सिटी लेक्चरर को भी वही करती है और डेंटिस्ट को भी वही करती है। तो एक ही जगह है, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों को करती है। सो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी लेक्चरर का केस बनाने के लिए आई सेंट देम, जिनमें मतलब जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो होता है और कितने साल से यानी आप काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी स्लिप्स होती हैं और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ। वो आपकी और जो जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन होगी जो आपका असेसमेंट करेगी वो खुद ही बताती है अपनी वेबसाइट पे कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लाइक उनका एक फॉर्म होगा उनकी वेबसाइट पे, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, फीस जमा कराएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे और उनको भेज देंगे। नाउ दीज ऑर्गेनाइजेशन टेक मे टेक फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करने के लिए। यूजुअली 3 टू 4 मंथ्स में हो जाता है, लेकिन इट मे टेक इवन 6 मंथ्स, क्योंकि हर हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक टाइम है। तो आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, वो असेसमेंट करते हैं उसकी और वो फिर ये बता देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इतने साल, उनके अकॉर्डिंगली आपने इतने साल काम किया है। अब जैसे मेरे साथ था, आई हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर 14 इयर्स, पर उन्होंने मेरा ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट जो एक्सपीरियंस काउंट किया वो 9.95 इयर्स था, नॉट इवन 10 इयर्स फुल। क्यों? क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स और इनके वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, तो वो उस हिसाब से उसको खुद ही एडजस्ट करते हैं एंड देन दे टेल यू कि भाई हमारे लिए इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है, विच गिव्स यू पॉइंट्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पॉइंट कैलकुलेटर से अपने पॉइंट्स असेस किए थे उतने ही यहाँ पर भी हों। कुछ ना कुछ फ़र्क थोड़ा बहुत हो जाता है, विच इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो आपका जो है वो ये इस तरह, अच्छा वो इसी तरह आपकी एजुकेशन भी वो आपको असेस करेंगे और वो बताएंगे कि भाई आपकी ये जो एजुकेशन है हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इफ़ दे एक्सेप्टेड टू बी, फॉर एग्जांपल मेरा बैचलर्स है तो वो अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको बैचलर्स के उसमें, तो बैचलर्स के
क्वालिफिकेशन के जितने पॉइंट्स होते हैं उतने पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाता है। ये जो टाइम पीरियड है जिसमें वो अभी आपकी असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर रहे, अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, वो असेस हो रहे हैं एंड यू हैव नथिंग टू डू। सो व्हाट यू डू इन दैट टाइम इज यू क्लियर योर इंग्लिश एग्जाम। अब इंग्लिश एग्जाम आप दो तरह के दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया दो इंग्लिश एग्जाम्स मानता है। एक तो है आइल्स, जो कि सबको पता ही है आइल्स के बारे में। आइल्स जनरल आप देंगे और उसमें आपको हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल में 7 ईच लेने हैं, यानी राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, सब में आपको 7 लेने हैं। इस एक दूसरा एग्ज़ाम जो पहले पाकिस्तान में नहीं होता था, और अगर किसी पाकिस्तानी को देने जाना था होता था तो दे हैड टू गो ऑल द वे टू दुबई टू टू गिव दिस एग्ज़ाम। लेकिन अब ये एग्ज़ाम पाकिस्तान में बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग गया है एंड आई थिंक काफ़ी सारे सेंटर्स हो गए हैं। इस्लामाबाद में भी होता है, लाहौर में होता है, कोयटा में होता है, शायद आई थिंक कोयटा में भी होता है, कराची में होता है। तो मतलब 3-4 जगहों पे तो ये एग्ज़ाम होता ही है। तो ये एग्ज़ाम है पीटीई का, ठीक है। और आप इस एग्ज़ाम को देके भी अपनी इमिग्रेशन यहाँ डाल सकते हैं ना। मैंने कभी पीटीई की कोई ख़ास कभी तैयारी भी नहीं की और कभी दिया भी नहीं, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट what I have heard from people who have appeared in IELTS and PTE both, they all say कि PTE is comparatively easier देन आइल्स। और वैसे भी पीटीई का जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड की हूँ, पीटीई जो है ना उसकी चेकिंग एक कंप्यूटर करता है, और जो आइल्स है उसकी चेकिंग ह्यूमन करता है ना। ह्यूमंस को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है, कंप्यूटर को उल्लू बनाना आसान है। थोड़ा सा आप चीज़ों से प्ले अराउंड करें, टेक्निकलिटीज से, तो आप वहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। वट आई हैव कम अक्रॉस फ्रॉम डिफरेंट, लाइक आई हैव कम टू नो फ्रॉम डिफरेंट पीपल इज़ के अगर आप इजीली आइल्स में फॉर एग्जांपल 6 बैंड्स ला रहे हैं तो आप पीटीई में 7 लेंगे। अगर आप 7 ला रहे हैं आइल्स में तो आप पीटीई में 8 ले आएंगे, और अगर आप 8 लाते हैं आइल्स में तो आपके पीटीई से 9 बैंड्स भी आ जाते हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपनी इंग्लिश खुद देख लें और आपको डिसाइड कर लें कि आपको आइल्स देना है या पीटीई देना है। मैंने कभी पीटी की तैयारी नहीं की, दिस इज़ वाई आई कैन नॉट टेल यू वेयर टू प्रैक्टिस फ्रॉम। लेकिन मैंने आइल्स की अच्छा आइल्स की मैंने तैयारी सारी खुद की थी एक्सेप्ट फॉर राइटिंग पार्ट, क्योंकि मेरा राइटिंग में हमेशा 7 ईच नहीं आते थे, मुझे उसमें डिफ़िकल्टी होती थी। तो मैं गई थी कराची में, एक ऑफिस है उसका नाम है एईओ। इनके ऑफिसेज इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में भी हैं। तो कराची का जो ऑफिस है उसमें एक बंदा बैठता है, उसका नाम है शायान। मैंने शायान से तैयारी की थी, और शायान ने आई थिंक 4 क्लासेस ली थी मेरी, या पता नहीं 8 क्लास, तो इतना टाइम हो गया मुझे दिए हुए क्लासेस लिए हुए कि मुझे याद नहीं है। पर उसने कुछ इस तरह की तैयारी करवाई थी, तो इतनी तैयारी इतने दिन लिए थे, और इट टुक मी लाइक अ मंथ और सो। और उसमें उसने मेरी राइटिंग की तैयारी करा दी थी, और इतनी तैयारी करा दी थी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 7 ले लिए थे। सो उसके बाद मुझे कभी दोबारा राइटिंग की तैयारी के लिए नहीं जाना पड़ा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी इंग्लिश बाकी की जो थी ना उसके लिए तो ऐसा होता था कि मैं कोई ख़ास तैयारी भी नहीं करती थी, उठती और थी और जाके एग्ज़ाम दे के आ जाती थी। तो मुझे पर्सनली आइल्स डिफ़िकल्ट नहीं लगा। थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम होती थी, बट जब मैं शायान के पास गई, ही टोल्ड मी कि मेरी लाइक वोकैबुलरी का या ग्रामर का ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं है, बट माई प्रॉब्लम इज़ दैट आई डिड नॉट नो द टेक्निकलिटीज़। तो उसने मुझे टेक्निकलिटी सिखाई एंड आई डिड इट। सो अगर आप जाके शायान से तैयारी करना चाहें, वो ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं। तो एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दैम, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दैम। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ही वॉज़ वेरी वेरी गुड, और बहुत अच्छी उसने मेरी तैयारी कराई। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं, या उनसे ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। बट आई विल नॉट बी एबल टू कॉमेंट ऑन वेयर टू गो टू फॉर पीटीई, क्योंकि मैंने पीटीई ना कभी दिया ना मैंने कभी उसकी तैयारी की। सो आई हैव नो क्लू, यू विल हैव टू लुक इट फॉर योरसेल्फ। अच्छा, जब आपकी असेसमेंट होने गई भी है, इस टाइम पीरियड में आपने अपना आइल्स भी निकाल लिया। सो अब अच्छा, नॉर्मली जो आपका आइल्स है ना वो 2 इयर्स में एक्सपायर हो जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपके आइल्स को 3 इयर्स तक मानता है कि वो जो पुराना आइल्स है वो ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि 2 इयर्स का हो गया है तो वो एक्सपायर हो जाएगा, वो 3 इयर्स के बाद एक्सपायर होगा। और यूजुअली इनके जो डॉक्यूमेंट्स भी है ना, जो असेसमेंट करके वो आपकी भेजते हैं, वो भी 3 इयर्स के बाद एक्सपायर होती है। सो वंस यू गेट देम डन, यू गुड फॉर 3 इयर्स। 3 साल तक तो अब आप आराम से बैठ जाएं, आपका जब भी होगा तो होगा, लेकिन ये 3 इयर्स तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन वैलिड है। तो जब आपकी असेसमेंट हो रही है, दूसरी तरफ आपने आइल्स दे दिया। अब जब आपकी असेसमेंट होके आएगी, नाउ यू हैव दीज 2 डॉक्यूमेंट जिसमें आइल्स भी हो गया है और असेसमेंट भी हो गई है।
तो जब आप बेसिकली अपनी असेसमेंट कराते हैं तो उसमें आपकी एजुकेशन भी हो चुकी होती है और आपका प्रोफेशन भी हो चुका होता है, लाइक एक्सपीरियंस भी काउंट हो चुका होता है। तो आपके ये 3 मेजर काम है, ये हो चुके होते हैं। फिर आपको डालना होता है ईओआई। नाउ ईओआई इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हिच इज़ बेसिकली, इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो समझ लो एक ये बड़ा बड़ा सा डब्बा है, उसके अंदर सारी दुनिया ने अपनी पर्ची डाल दी है, तो आपकी पर्ची भी अब इसमें चली गई है एंड इसमें से कुरानंदाज़ी होगी और आपका नाम निकल आएगा। लाइक दिस इज़ द ईज़ीएस्ट आई कैन टेल यू। सो आप ईओआई डालते हैं और ईओआई डालने के लिए आपको अ, हर स्टेट के लिए आपको अलग डालनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि नहीं एक ही डाल लो सारी स्टेट्स, नो नो नो। हर एक स्टेट के लिए अलग ईओआई बनाएं और हर एक जो ईओआई है वो 190 वीज़े के लिए हर एक स्टेट की अलग बनाए और 189 वीज़े के लिए एक अलग बनाए। तो आपने कम से कम भी मेरा ख्याल है 5-6 ईओआईज आपको बनानी पड़ेंगी। अच्छा, एट दिस यहाँ तक के पॉइंट में आपके असेसमेंट में पैसे खर्च होंगे, ठीक है? और आपके आइल्स में पैसे खर्च होंगे या पीटी में पैसे खर्च होंगे। इसके जो ये जो आपका ईओआई, इसमें पैसे नहीं लगते, इट्स फ्री। तो बस एक फॉर्म होता है, छोटा सा फॉर्म होता है, वो आपने भरना होता है और आपने यू गुड टू गो। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग वो 5-6 फॉर्म्स 5-5 मिनट में फिल हो जाते हैं, तो 5-5 मिनट का काम है वो। ठीक है, तो आप जो है वो कहाँ से होगा वो भी मैं लिंक डाल दूंगी। मैं सारी चीज़ों के लिंक्स नीचे डाल रही हूँ, कीप चेकिंग द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अब आपने ईओआई डाल दी। नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स, यू गुड फॉर 3 इयर्स। अगर तो आपका ऑक्यूपेशन नेक्स्ट 3 इयर्स में इस लिस्ट से आउट नहीं होता, जैसे कि मेरे साथ हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, तो फॉर 3 इयर्स मेरा ऑक्यूपेशन लिस्ट से ही निकल गया था। तो 3 साल तक तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी बिकॉज इट वॉज नॉट देयर यूनिवर्सिटी लेक्चरर का। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, सिट बैक, यू कैन डोंट, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। रिलैक्स करें। जब आपके 3 साल, 2 साल, 1 साल, जब भी वो ख़त्म होगा और वापस आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आएगा, तो आप तब अप्लाई कर लें। और अगर तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाए तो उसको रिन्यू करें। ठीक है, और मैं ऐसे ही करती थी, बिलीव इट और नॉट। मैंने 3 टाइम्स अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू किए हैं। मैं 2015 से स्टार्ट किया था। 15 में मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, तब मेरा आइल्स नहीं हुआ। आइल्स की वजह से इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 ईयर कि मैं अपना आइल्स निकालती, क्योंकि उस साल मैंने 4 बार आइल्स दिया, तो चौथी बार में जाके मेरा 7 ईच हुए थे। मेरे 7 ईच जो है वो जब आ गए, तो तब तक मेरी असेसमेंट आए हुए 4-6 महीने हो चुके थे, लेकिन तब तक मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो लिस्ट से जा चुका था। सो फॉर 16, 17 एंड 18 माई ऑक्यूपेशन वॉज नॉट इन द लिस्ट, एंड देन 19 में ऑक्यूपेशन वॉज एडेड अगेन टू द लिस्ट। तो मैंने दोबारा अप्लाई किया, बट उसके बाद कोविड आ गया था, तो 2021 में ये किसी को भी नहीं, 19 में भी इन्होंने नहीं लिया। 19 के एंड ऑफ 19 में इन्होंने बंद कर दिए थे अपनी इनटेक्स, और 20 एंड 21 में भी इन्होंने किसी को नहीं लिया, और 22 में भी जून जुलाई तक तो इन्होंने किसी को इनवाइट्स नहीं भेजे थे। तो मेरा इतना लंबा टाइम तक तो मेरा कोई कुछ कुछ हो ही नहीं रहा था, बिकॉज फॉर सम रीज़न और अदर मेरा जो है वो या तो ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं था या कोविड हो गया था, दिस एंड दैट, मेरा नहीं हुआ था। तो जब आप ईओआई अप्लाई कर देते हैं, तो बस ईओआई के बाद अब आपका जिस दिन भी पिकअप होगा, जैसे कि मेरा पिकअप हुआ, तो उन्होंने मुझे 14 डेज़ दिए कि मैं अपने डॉक्यूमेंट, अगर मुझे कोई रिन्यू करना है तो मैं कर लूँ। जैसे कि मेरा असेसमेंट एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे पास 14 डेज़ थे कि मैं रिन्यू कर लूँ। उन्होंने मुझे रिन्यू करने का भी नहीं दिया था, उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं 14 डेज़ में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा दूँ। पर मेरा क्योंकि असेसमेंट एक्सपायर हो गई थी, तो मेरा ये इनवाइट बेकार हो गया था। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, और मुझे लकीली दोबारा इनवाइट आ गया, हो सकता है आपको ना आए। तो इसलिए आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर जैसे ही हो जाता है ना, आप फ़ौरन उसको रिन्यू करवाएं और दोबारा से अपनी ईओआई को अपडेट कर लें। ठीक है, इस तरह से आप वेट करें, और जब भी आपका डॉक्यूमेंट पिकअप हो जाएगा, उसके बाद तो फिर बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि वो आपको देते हैं टाइम के, आप अपना मेडिकल करवा लें। मेडिकल करवाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट भेज चुके होते हैं, फॉर्म फिल कर चुके होते हैं, और वो फिर आपका वीज़ा का प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, 190 वीज़े में पहले आपको एक प्री इनवाइट आता है, फिर आपको एक लाइक प्रॉपर इनवाइट आता है। 189 वीज़े में आपको डायरेक्टली इनवाइट आता है। ठीक है, कुछ स्टेट्स जो हैं वो 190 का वीज़ा जब आपको मतलब आपको इनवाइट भेजती हैं, तो उसके साथ आपको उनको फ़ीस भी जमा करानी पड़ती है, और कुछ स्टेट्स आपसे इस चीज़ के पैसे नहीं लेती। जैसे कि एडिलेड का जब मेरा आया था
तो मुझे पैसे जमा कराने पड़े थे $500, मतलब उन्होंने कहा था कि जमा कराओ, मैंने कराए नहीं थे क्योंकि मेरा 189 का वीज़ा का इनवाइट आ गया था। और बाकी कुछ स्टेट्स आपसे ये वैसे नहीं लेती। सो ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ का वीज़े की इनवाइट आया और कहाँ नहीं आया, तो फिर उसके हिसाब से होता है। लेकिन आपको यही आपका प्रोसेस है। तो एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं। आपको सबसे पहले पॉइंट्स कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट्स कैलकुलेशन करके आपको एसओएल देखना है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, कि उसमें आपका ऑक्यूपेशन है या नहीं है। अपनी असेसमेंट करवानी है स्किल्ड ऑक्यूपेशन में, और असेसमेंट करवाने से पहले आपको ये देखना है कि आप कौन कौन से वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने देना है आइल्स, और फिर आपने करनी है ईओआई सबमिट। अच्छा, अगर आप यही यहाँ पे ईओआई के बाद बस आपका फिर कोई वो नहीं है, आपको जो है वो फिर वेट करना है कि आपका इनवाइट आए, और जब इनवाइट आता है तो आपको एक लिंक देते हैं, उस लिंक पे आप जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, और उससे वो खुद ही आगे प्रोसेस होता रहता है। असल काम बस ये है कि इनवाइट आ जाए, बस वहाँ तक का मुश्किल काम है, उसके बाद तो फिर इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। ठीक है, और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के भी पॉइंट्स करवा सकते हैं, और स्पाउस के क्वालिफिकेशन के और इंग्लिश के, इन 2 चीज़ों के पॉइंट्स होते हैं। और आप अगर मैरिड हैं तो फिर आप ये देखें कि आपका ऑक्यूपेशन ज़्यादा डिमांड में है यहाँ पे, या आपके स्पाउस का ऑक्यूपेशन ज़्यादा डिमांड में है यहाँ पे। जिसका ऑक्यूपेशन ज़्यादा डिमांड में है वो अप्लाई करे एज द प्राइमरी एप्लीकेंट, और दूसरा बने सेकेंडरी एप्लीकेंट। प्राइमरी एप्लीकेंट को ये सब कुछ प्रोसेस करना होगा जो मैंने बताया है, सेकेंडरी एप्लीकेंट को और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती, कंपैरेटिवली उसका काम कम होता है। तो this is all the information that I have for you guys. This is how I did it. This it took me a very long time, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो कि आपका ऑक्यूपेशन से लिस्ट से नाम ही आपके ऑक्यूपेशन का निकल जाए, या कोविड आ जाए, या ये सब कुछ। ये मेरे साथ हुआ, ज़रूरी नहीं आपके आपके साथ हो। आई नो पीपल जिनका 1-1.5 साल में भी हुआ है, आई नो पीपल जिनका 3 महीने में भी हुआ है। सो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो पूरा। कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, एंड आई ट्राई टू आंसर देम। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत ईजीएस्ट तरीके से समझा सकूं कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस स्टेप पे क्या क्या करना होता है। बट यू गाइस कैन फील फ्री टू लाइक आस्क हेयर और आस्क ऑन माई इंस्टाग्राम एज ऑल्सो। आप लोगों को पता है मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। And so this is it for today's video. I hope this is helpful, and I am going to see you guys inshallah in my next video. Keep watching, keep coming back to my channel. यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया के सारे अपने स्ट्रगल्स, सारे व्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ, लगा रही हूँ। तो ज़रूर सपोर्ट करें मुझे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे ही मेरे चैनल पे आते रहेंगे और मुझे देखते रहेंगे। See you guys. Bye.